सरकार का तो मन ही क्या, मन दूषित है और बाकी दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं और वो उद्योगपति की चौखट पर जो है गिरवी रखे हुए हैं, वहां पर और भी कुछ नहीं है। ये अंबानी और अडानी की चौखट पे जो गिरवी रख दिया ना सरकार ने, अपना ईमान धर्म सब कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल सरकार को ही नहीं, सरकार तो कह रही है, हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार अभी कुछ नहीं करेगी और सरकार जो अपना स्टैंड लेके चल रही है कि तीनों कानून वापस नहीं लेगी, हमें मालूम है। लेकिन हम क्योंकि सम्मान करते हैं इस व्यवस्था का, इसलिए हम लगातार जा रहे हैं। पर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज के बाद में, क्योंकि आज के बाद में भी नतीजा कुछ नहीं निकलना है, तो मैं यही कहूंगा कि आज के बाद में हमारी किसान यूनियन के जो साथी हैं, हमारे जो हमारी किसान संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, इसके सारे साथियों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और मैं ये मानता हूं कि उन्हें इस वार्ता में आज के बाद में भाग नहीं लेना चाहिए। इस आंदोलन को हम और कैसे मजबूत बनाएं और पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर विधानसभा, लोकसभा, हर जगह घर घर हम इस आंदोलन को कैसे पहुंचाएं ताकि लोग इस कानून की जो जबरदस्त देश को बर्बाद करने वाली जो इसकी धाराएं हैं और देश को बर्बाद करने वाला ये जो कानून है, इस कानून को पूरी अच्छी तरह से समझ सके। यही काम हमको करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, आंदोलन में हम सबका साथ दें, बस यही होना चाहिए। मतलब आंदोलन आने वाले समय में और मुखर होगा। नहीं, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ये किसान के लिए नहीं, जो भी लोग समझ रहे हैं देश के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, जीवन मरण का प्रश्न है, तो आंदोलन मजबूत ही होगा, मजबूत ही किया जाएगा लगातार और इसको सशक्त किया जाएगा। सरकार ने क्यों नाक की लड़ाई बना ली है? नहीं, सरकार ने नाक की लड़ाई नहीं है, सरकार तो बहुत स्वार्थी, और जब गुलाम हो जाए सरकार तो आप उन सारी चीजों को आप नाक की लड़ाई नहीं कहेंगे। सरकार जिस तरह से इस देश को पूरी तरह से निजी उद्योगपतियों के और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, ये उसी षड्यंत्र के तहत सारी की सारी चीजें हैं। तो इसमें नाक की बात नहीं है। जब मैं गुलामी ही करने लग जाऊं और जब गुलामी में इतना डूब जाऊं कि अपने मालिक के अलावा कुछ नहीं मुझे नजर आता है, तो फिर मैं सिर्फ वही बात करूंगा, यही सरकार कर रही है। जो जनता है वो मालिक है नहीं, 125 करोड़ जो जनता है, या 125 नहीं 135 करोड़ जो देशवासी हैं, उनको मोदी जी केवल खिलौना समझते हैं और उनको मोदी जो है और मोदी जी की सरकार केवल गुलाम समझती है, और नहीं भी है तो उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। इसीलिए सारा षड्यंत्र, ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब वो चौकीदार हो या कुछ हो, यही कह सकते हैं कि उन्हें इतनी समझ नहीं है। ये जो वो देश मतलब देश को विनाश की तरफ जो लगातार ढकेल रहे हैं, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार जैसे कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये कानून देश के लोगों के लिए बढ़िया है, तो आपको कानून को बताना चाहिए, कानून पे बात करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कानून पे बात नहीं करते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यही आपने जो बात याद दिलाई है। देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करनी, इसीलिए लगे हुए नहीं, इसीलिए लगे नहीं हुए हैं, इसलिए कानून ये एक मोदी जी का आज से नहीं, मोदी जी और बीजेपी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी है, जो सब इसको कंट्रोल कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है, वो है आरएसएस और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उनकी पूरी जो टीम है वो इस सबको कंट्रोल कर रही है। और उनका बहुत सोची साजी समझी जो उनकी नीति है, उसके तहत दिखाओ बहुत बढ़िया, कहो लोगों की भलाई के लिए कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो उनका भयानक षड्यंत्र है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं दिखाएंगे, तो लोग उसको मानेंगे नहीं। इसलिए दिखाओ अच्छा, और उसके पीछे जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को काम करो, जैसे इस कानून के तहत वो षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है। तो मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे आप अरुण जी समझेंगे, उसको पता लग जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करनी है, और मुझे बताएंगे ज्यादातर प्रोजेक्ट 22 तक के, हाँ, ज्यादातर प्रोजेक्ट 22 तक के हैं। तो कैसे करेंगे किसानों की आय दोगुनी? देखिए, आपने जो कानून आप लेकर आए हैं, या जिस कानून के तहत आप कह रहे हैं लोगों का भला होने वाला है, उस कानून से पूरे देश का विनाश होने वाला है। पूरा देश जो तबाह हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो आपको होना चाहिए,
जो महंगाई है, आप देखेंगे कि जो एग्रीमेंट व्यापारी और किसान के बीच होने वाला है, जो वो कानून है, उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो चीज आती है, जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत आप एक चीज देखें, उस एग्रीमेंट में किसान को क्या फसल उगानी है, उसका क्या ग्रेड और उसकी क्या क्वालिटी और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये इसके साथ साथ में जो व्यापारी होगा, उसी व्यापारी को, उस किसान को जिसके साथ में एग्रीमेंट है, बीज भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, खाद भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, पेस्टिसाइड भी वही उपलब्ध कराएगा, मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि जो खेती में काम आने वाले जो यंत्र हैं, जो मशीनरी है, उसको भी वही प्रोवाइड कराएगा, टेक्नोलॉजी भी वही प्रोवाइड कराएगा, और सलाह वगैरह कुछ भी चाहिए तो उस सबको वही प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब यह है, इस देश में एक बड़ी भयानक स्थिति है जिसको समझना बहुत जरूरी है। केवल किसान ऐसा व्यक्ति है, या कहें कि इस देश में केवल किसान ही ऐसा प्राणी है जो फसल वो उगाता है, अपनी फसल की कीमत वो नहीं तय करता, या तो सरकार तय करती है और या व्यापारी तय करता है, वो अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता, उसे मालूम है। इसके अलावा जितने भी और सामान बनता है, जो व्यापारी जिसको बनाता है, उद्योगपति जिसको बनाता है, उसकी कीमत वही व्यापारी, वही उद्योगपति तय करता है। ये बड़ी अजब स्थिति है। सोचो किसान, क्योंकि किसान की स्थिति ऐसी है और किसान की स्थिति सुधारने के लिए कभी काम नहीं किया। अब जरा सोचें आप, जो व्यापारी समझौता उससे कर रहा है, एग्रीमेंट उसके साथ में कर रहा है, तो अपनी चीजें वो अपनी शर्तों पर, अपनी कीमत पर किसान को प्रोवाइड कराएगा, और उस एग्रीमेंट के तहत किसान कहीं और से नहीं खरीद सकता। किसान चाहे भी तो और कहीं से नहीं खरीद सकता। आज की तारीख में क्या है कि किसान चाहे तो कहीं और से खरीद सकता, जहां उसे लगता है कि रेट सस्ता है और चीज अच्छी मिल सकती है, उस जगह से वो खरीद सकता है, उस दुकान से खरीद सकता है, उस व्यापारी से खरीद सकता है। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत बंदिश हो गई, उस बंदिश में वो उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, उसकी मर्जी के बिना हिल ही नहीं सकता। जिस व्यापारी से उसने समझौता किया, तो वो व्यापारी जो भी चीजें हैं अपनी शर्तों पर उसको उपलब्ध कराएगा। स्वाभाविक है, जिस व्यापारी के साथ में पूरी सरकार खड़ी है, जिस व्यापारी के पास में इतनी बड़ी ताकत है, देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ में खड़ा है, शासन प्रशासन पूरा अमला जो है जिसके साथ में खड़ा है, वो अपनी, और किसान बाहर नहीं जा सकता, तो अपनी मनमर्जी वाली, अपनी मनमानी कीमत पर वो उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। किसान की मजबूरी है, उससे लेना पड़ेगा, और जो किसान की फसल होगी उस फसल की कीमत किसान तय नहीं कर सकता, उसके लिए आपसे समझौता, और सरकार भी कह रही है कि मंडी का जो हिसाब है उसके हिसाब से तय करेंगे। यानी जो व्यापारी दे रहा उसकी कीमत वो तय कर रहा, किसान अपनी कीमत तय करने के लिए बोले। इसमें क्या होगा, धीरे 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 जो किसान की खेती में लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। एक तो इस तरह से जब लागत बढ़ गई और उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार ने ऐसा बांध दिया है कानून के माध्यम से, तो लागत बढ़ गई तो उसकी इनकम कम हो गई। मैं वो चीज अब बताना चाह रहा हूं आपको, इसको 2 मिनट धैर्य से। इसमें मोल भाव भी नहीं होगा, बिल्कुल मोल भाव नहीं होगा। मैं इसलिए अरुण जी लोगों को ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपसे इसलिए मैं चाहता हूं 2 मिनट का धैर्य रख के मैं सारी चीज। लागत बढ़ गई, लागत की तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, बांध दिया सरकार ने चारों तरफ से कि तू भैया इसी के साथ में जा सकता है, इससे अलग नहीं जा सकता कहीं भी। तो लागत बढ़ गई, स्वाभाविक है कि लागत बढ़ गई तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो फसल की जो उसे कीमत मिलनी है, उसका मुनाफा जो है वो मुनाफा कम हो गया। पहले ही जो एमएसपी सरकार डिसाइड करी है वो एमएसपी पे उसका अनाज बिक नहीं रहा, उससे 40 से 50% नीचे बिक रहा है जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करी है। और इस कानून के बाद एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एग्रीमेंट में ही उसकी फसल की जो है किस हिसाब से खरीदी जाएगी ये कीमत तय हो जाएगी, उससे बाहर जा नहीं सकेगा। तो उसकी फसल की कीमत तय होगी और जो व्यापारी से है वो जिस भाव में चाहता है उस भाव में दे रहा है। अब आप देखिए कि इसके साथ साथ में जब ये सारी चीजें हो गई तो किसान की इनकम कम हुई, किसान की इनकम बढ़ी नहीं। तो आप 2022 में खर्चा बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो आप 2022 तक डबल कैसे कर देंगे। अब रही दूसरी बात कि मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी बेच सकता है अपना। आप देखिए कैसे पागल बनाया जाता है व्यक्ति को। जब व्यापारी का और किसान का समझौता हो गया, बिहार वाले को नहीं बेच रहे हैं,
निश्चित रूप से कि बिहार में 2006 में मंडी समितियां खत्म कर दी गई, वो क्यों नहीं बाहर भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे, और वहां के किसान की स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है, और उसकी औसत आय 3,500 रुपए है किसान की जो है वहां पे, जो बिहार वाले की। मैं उससे आगे की अब बात बता रहा हूं, जो आप उसको समझें उसको थोड़ा सा, कि जब ये मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं भी दुनिया में भेज सकता है, इस एग्रीमेंट के तहत जब किसान का एग्रीमेंट व्यापारी से हो गया तो व्यापारी के अलावा कहां बेचेगा वो? किसी जगह बेच सकता है? वो कहीं नहीं बेच सकता, एफसीआई को भी नहीं बेच सकता, वो केवल जब एग्रीमेंट हो गया, जिससे एग्रीमेंट हो गया उसी को बेचेगा। और जिन मंडियों की बात कर रहे हो उस मंडी में भी नहीं जा सकता, जो वो मंडी है वो तो छोड़ो ही छोड़ो, उस मंडी में भी नहीं जा सकता जिस मंडी को नई निजी मंडियां लाने की बात कर रहा है। तो किसान, और यही सब पूरे देश में जब मंडी आ रहा है, एफसीआई जो है बड़े घाटे में चल रहा है, तो एफसीआई को घाटे में जबरदस्ती किया गया है। इसके पीछे की आप देखें जो बजट है, आप उसको देखें, पूरा बजट का अवलोकन करें। एफसीआई को जो पैसा बजट में एलोकेट होना है वो पैसा लगातार कम किया गया है, उसको एफसीआई को दिया नहीं गया। सरकार खरीद बढ़ाई नहीं, सरकार ने खरीद नहीं बढ़ाई। सरकार खरीद कैसे बढ़ा सकती है? जो आप ज्यादा खरीदने की बात कर रहे हो, जो उसका पैसा एफसीआई को आपको देना है, बजट में जो एलोकेशन कर रहे हैं, आप जितना कर रहे हैं उतना भी उसको आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। यानी पैसा आप दिखा रहे हैं, एक तो उसी को कम किया आपने, और फिर पैसा आप जो दिखा रहे हैं वो पैसा लगातार आप उसको रिलीज भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन 7 सालों में आपने एफसीआई के लिए वो तो बढ़ा दिया, जो समर्थन मूल्य है वो तो आपने बढ़ा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया तो स्वाभाविक है कि जब बढ़ा हुआ मूल्य और आप उसका एफसीआई को जो पैसा देना उसे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उसी पैसे में अब उसको जो है और फसल जो खरीदनी है, अब मूल्य उसका बढ़ा हुआ, स्वाभाविक है कि फसल कम खरीदी जाएगी, होगा नहीं होगा? तो एफसीआई को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम इसी सरकार ने किया है। आज की तारीख में 4 लाख करोड़ के लगभग एफसीआई पर कर्जा है, और इसीलिए जबरदस्ती जो है उसके जो अडानी के गोदाम हैं, उन अडानी के गोदामों में एफसीआई का अनाज रखा जा रहा है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे कटिहार में है, जो कटिहार में एफसीआई के पास में जो जमीन है उसमें से आपने 20 एकड़ जमीन अडानी को दी है उसके गोदाम बनाने के लिए। आपने क्यों दी है उसको उसके गोदाम बनाने के लिए? 50 करोड़ में उसके वो गोदाम बना है, तो सरकार के पास में क्या 50 करोड़ भी नहीं है जिसमें वो गोदाम बना सके और गोदाम बना के रख सके? बहुत अजीब स्थिति है कि जितने दामों में वो बना रहे हैं अपने गोदाम, उससे कहीं ज्यादा पैसा सरकार के पास है। सरकार चाहे तो सब कुछ बना सकती है, लेकिन बना क्यों नहीं रही? उसमें क्यों नहीं? जमीन सरकार की, जमीन एफसीआई की, गोदाम उसका किराया दे रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति है। तो ये सारी की सारी चीजें क्योंकि आम जनता को मालूम नहीं है और विपक्ष पूरी तरह से मर चुका है, ये उसकी जिम्मेदारी थी ये सारे सवाल उठाता, वो नहीं उठा रहा। इसलिए इस कानून का वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो है कुछ उद्योगपतियों के पीछे पड़ गए हो, इस देश में सभी को जो है काम धंधा करने का अधिकार है। किसी को कोई मना नहीं करता, काम धंधा करने का अधिकार है, बिल्कुल करे, और पहले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये देश में सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी होती है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है देश में जितने लोग हैं उन लोगों का भला बुरा सोचना, उन लोगों के रोजगार की व्यवस्था करना, उन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी की शिक्षा व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, शासन प्रशासन को लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अनुसार, संविधान के अनुसार ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उसको निभा नहीं रही। और क्यों नहीं निभा रही? क्योंकि सरकार जो है उद्योगपतियों के साथ मिली है। और क्यों मिली हुई है? सरकार को जो पैसा चाहिए वो पैसा सीधे वो उसमें से नहीं लूट सकती, तो वो उद्योगपतियों के माध्यम से पार्टी चलाने के लिए और अपने घरों को भरने के लिए वो पैसा उद्योगपति के माध्यम से लेगी। इसलिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, आप लोगों ने जो है ट्रैक्टर मार्च भी किया, सारे जतन कर रहे हैं, तो अब कैसे होगा फिर? देखिए यार, ये बहुत सीधा सा है। मैंने आपको बताया जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें मरना तो है ही, तो हम लड़ते हुए मरेंगे, संघर्ष करते हुए मरेंगे, बजाय चुपचाप घर में बैठ के मरने के। हमारी यहां से वापसी बिना इन कानूनों को खत्म किए, किसान अगर घर लौटेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा बहुत बड़ी संख्या में। सोशल एक्टिविस्टों के पास नोटिस आ रहे हैं, बड़े बड़े जो किन सोशल एक्टिविस्टों के पास आ रहे हैं? बाकी लोग नहीं, सोशल एक्टिविस्टों के पास में अगर ये आ रहे हैं नोटिस, तो ये सारे के सारे गलत आ रहे हैं।
जो सोशल एक्टिविस्ट है, मैं समझता हूं सारे के सारे सोशल एक्टिविस्ट, ये उनकी जिम्मेदारी है समाज की जो वर्तमान स्थिति है, सरकार की जो वर्तमान पोजीशन है, उसकी जो नीयत है, ये लोगों के सामने रखना, और यही काम कर रहे हैं। जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को जैसा है पूरा सच लोगों के सामने रखना, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मीडिया की है, लेकिन मीडिया क्योंकि गुलाम बना हुआ है, गोदी मीडिया है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और देश के साथ में विश्वासघात कर रहा है, देश के साथ में देशद्रोह कर रहा है। जो सोशल मीडिया के साथी हैं, वो सोशल मीडिया के साथी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जो भी सोशल वर्कर हैं या जो भी किसानों से जुड़े हुए नेता हैं या इस देश को बचाने वाले जो भी लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके खिलाफ नोटिस आ रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है, और मैं समझता हूं अगर ऐसा होता है तो सभी साथियों को इकट्ठा होकर इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। इसमें जरा भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी से भी। तो पार कैसे पड़ेगी? नहीं, पार बहुत सीधी सी है। हम अपने आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, और हमारे आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हमने एक तरीका बार बार बहुत बड़े तबियत से बहुत चलेगा आंदोलन, अगर सरकार से हट ही नहीं रही और आप लोग भी नहीं हट रहे। आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये मुट्ठी भर शोषक जो है ये शोषण करना बंद नहीं करेंगे, आंदोलन लगातार चलेगा। चाहे इसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, इस बात की कोई चिंता नहीं है। देश को आजादी भी कई सौ साल में मिली, देश को आजादी मिलने में भी तकरीबन 200 साल लग गए। इसीलिए कितने समय चलेगा इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि ये भी भारत की आजादी का आंदोलन है, ये केवल किसान आंदोलन नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूं इसका समय और कम हो जाएगा। जो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोगों को, हर किसी को हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन के लिए निकालना चाहिए। साथियों, मैं बहुत कड़वे शब्द आज कहने जा रहा हूं आपसे। अगर आप जानते हुए भी इस आंदोलन के लिए हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते, और आप लोगों के साथ ना आने से, लोगों की संख्या कम होने से ये आंदोलन अगर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया और सरकार किसी तरह से सफल हो गई, और तो आप मान लीजिए कि आप सरकार सफल होगी तो पूरा देश गुलाम होगा, और देश की गुलामी में, अगर अब ये देश गुलामी में जानता है तो आप लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे। तो मैं इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, हफ्ते में एक दिन जरूर इस आंदोलन में दीजिए। किसी भी जगह जाइए आप, चाहे तो सिंगू बॉर्डर पर, चाहे टिकरी बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर, चाहे आप चिल्ला जो नोएडा बॉर्डर है उस पर जाइए, और चाहे राजस्थान बॉर्डर पर जाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन दीजिए। और इसके अलावा अंबानी और अडानी और लाला रामदेव के जो प्रोडक्ट है उनका जिस तरह से आप लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। अंबानी के पेट्रोल पंप का बहिष्कार कीजिए। जियो का जो सिम है पोर्ट नहीं हो रहा तो तोड़ के फेंकिए, दूसरा सिम आप किसी का भी ले लीजिए, किसी भी कंपनी का। साथ में जो अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के जितने भी 8,784 के लगभग जो स्टोर्स हैं, चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे बिग बाजार हो, जो भी कुछ हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड, कुछ भी रिलायंस, जहां रिलायंस का नाम हो, रिलायंस का चिन्ह लगा हो, उन सबका बहिष्कार कीजिए। देश को बचाने की लड़ाई है। साथ में मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, कि जो अडानी है, अडानी का फॉर्चून नाम जहां भी हो, फॉर्चून तेल, फॉर्चून आटा, फॉर्चून बेसन, फॉर्चून चीनी, फॉर्चून चावल, जो भी कुछ है, जिस भी तरह का जहां फॉर्चून लगा हो, उसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। यही वो लोग हैं जिनके लिए ये कानून बनाया जा रहा है। यही वो लोग हैं जो इस देश को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, और इस देश की तमाम संपत्ति को लूटकर अपना घर भरना चाहते हैं, बाकी देश को पूरी तरह से भूखों मारना चाहते हैं। यही वो लोग हैं। इनके खिलाफ जरूर ये बहिष्कार का नारा हम दे रहे हैं, ये कीजिए। और साथ में जो लाला रामदेव है, इसका जो पतंजलि है, पतंजलि की जितने प्रोडक्ट हैं, धर्म की आड़ में इसने बड़ा लोगों को मूर्ख बनाया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, पतंजलि का बहिष्कार कीजिए। और इसने रुचि सोया जो खरीदा है, उस रुचि सोया का जो भी उस तेल है, जो भी है, इस रुचि सोया और पतंजलि जितना भी है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। रामदेव ने कहा पिछले दिनों के इंटरव्यू में, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, अगर मोदी जी हटा दें तो किसको बनाएंगे, कौन है? अरे मोदी जी हट जाएगा तो बहुत है इस देश में बनने वाले। मोदी तो अनपढ़ आदमी है, मोदी का क्या है? उससे ज्यादा क्वालिफाइड, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उससे ज्यादा मजबूत लोग, उससे ज्यादा शक्तिशाली लोग, हैकर लोग, ज्ञानी लोग, चरित्रवान लोग इस देश में भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों कहा था कि जो हार्डवर्क वाले नहीं कर पाए तो हम हार्डवर्क कर रहे हैं। ये हार्डवर्क नहीं कर रहा है, ये तो हार्डवर्क कुछ नहीं है, ये तो लोअर वर्ड वो वर्क भी होता है ना, वो भी नहीं कर रहे। मोदी जी तो मौज ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं देश को।
इनसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोगों की इस देश में कमी नहीं है। जरा आके बीच में देखें कैसे कैसे किसान हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आज के समय में इतनी ठंड में इतनी बारिश हुई, फिर भी वो जमे हुए हैं। कोई उनके जोश का, कोई उनके हौसले का, कोई उनकी शक्ति का कोई मुकाबला है? उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में, प्रशासनिक किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक किसी पद पर नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति की नीति ही विनाशकारी हो, जिस व्यक्ति की नीयत ही पूरी तरह से दूषित हो, जो देश को तबाह करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी राजनीति में कहीं भी होना नहीं चाहिए। तो इतने मेरे साथ भानु प्रताप जी ने बातचीत की किसानों का